आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास शुरू हो रही है भारत में गुड गवर्नेंस। सुशासन का जो मतलब होता है वो होता है गुड गवर्नेंस। यानी कि हम आज जो बात करेंगे वो गुड गवर्नेंस की बात करेंगे और भारत में गुड गवर्नेंस के लिए क्या काम हुए हैं, यानी कि पब्लिक तक आसानी से चीज़ें पहुंचाने के लिए क्या काम किए गए, यानी कि पब्लिक को आसानी से सुविधाएं मिल जाए उसके लिए क्या क्या काम हुए हैं। तो एक काम जो भारत सरकार ने किया है वो किया गया भारत के अंदर आरटीआई, ठीक है, सूचना का अधिकार। ठीक है, भारत ने जो है आरटीआई लागू की है। इससे क्या हुआ कि पब्लिक को आसानी से जानकारी मिल जाती है हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आरटीआई जो है वो भारत में आ चुकी है। ठीक है, 2006 में जो भारत में अप्लाई हो गई थी। इसके बाद दूसरा काम किया गया है ई गवर्नेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का मतलब है कि जो ऑनलाइन काम करेगी। ई गवर्नेंस जिसके अंदर सरकार का जो हस्तक्षेप वो कम होता है, न्यूनतम सरकार, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी कि गवर्नमेंट का मतलब कि कम से कम पॉलिसी मेकिंग या रिस्ट्रिक्शंस, सरकार रिस्ट्रिक्ट करती है ना चीज़ों को, यानी कि कम से कम रिस्ट्रिक्शन, अधिक से अधिक सुशासन, यानी कि अधिक से अधिक गवर्नेंस करना, अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। दूसरा भारत में ये काम किया गया, इससे आगे जो काम किया गया वो किया गया कि व्यापार में सरलता, मतलब कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आपको पता है ना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नई स्कीम है भारत के अंदर। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसकी एक रैंक डिसाइड होती है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, कौन से स्टेट जो हैं वो ऊपर हैं, कौन से जो हैं यूनियन टेरिटरी जो हैं वो ऊपर हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, आगे आएगा ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्टेट कहाँ पे क्या काम करता है, किस स्टेट ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने में आसानी कौन से स्टेट जो है वो ऊपर लेके आ रही है, व्यापार जो है आप आराम से कर सके, बिजनेस आराम से कर सके। ठीक है, इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया है भारत सरकार ने कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, यानी कि पंचायती राज की बात हुई है। ये पंचायतें ग्राम पंचायतें और ये निगम पंचायतें 74th में। ठीक है, तो ये संवैधानिक जो संशोधन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये भारत के अंदर जो है इसके द्वारा जो वो जमीनी स्तर पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस की बात की गई है। यानी कि पहले सरकार क्या करती थी, पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती थी। अब जो है चीज़ों को बदल करके ये काम जो है कहाँ पे पहुंच गया है, ये पहुंच गया है ग्राउंड लेवल पे, जो कि विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, जिससे पंचायती राज को स्थापित किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को तोड़कर, मतलब कि योजना आयोग जो था हमारा उसको बदल करके अब नीति आयोग बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन चेंज करके अब नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, अब नीति आयोग काम करता है। ये भी जो है ये हमारे गवर्नेंस का एक पार्ट है कि सरकार जो है वो सुविधाएं देने में और कुछ आगे पार्टिसिपेट कर रही है। इसके बाद है गुड गवर्नेंस रैंकिंग। ठीक है, ये है सुशासन का सूचकांक। ठीक है, गुड गवर्नेंस रैंकिंग का काम करती है सरकार। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस रैंकिंग के लिए क्या किया जाता है कि एक तो ये 25 दिसंबर जो है, 25 दिसंबर 2019 को जो है सुशासन दिवस। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, 25 दिसंबर को क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं, उनका बर्थडे है ये। तो 25 दिसंबर अटल बिहारी के जन्मदिन को जो है वो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर है, जिसको 2019 से मनाना शुरू किया गया, 25 दिसंबर 2019 से। ठीक है, यहाँ पे किया क्या जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके द्वारा जो जो काम किए जाते हैं गवर्नेंस के, ठीक है, उनके द्वारा जितने काम होते हैं उन कामों की जो क्या स्थिति रही है, उसका क्या प्रभाव रहा है, उसका कंप्लीटली मूल्यांकन, उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश यानी मान लीजिए कि चंडीगढ़। तो ये इस तरीके से जो है हमारे यूनियन टेरिटरी को और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, उनके अंदर काम करने से उनका जो प्रभाव पड़ता है और उनकी क्या स्थिति है एक एक देश की, उसके बारे में जो है यहाँ पे वो बातचीत की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको असेसमेंट करके क्या किया जाता है, जो सुशासन का सूचकांक है यानी कि गुड गवर्नेंस रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। ठीक है,
तो गुड गवर्नेंस रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है, और इसके लिए जो है वो एक जैसी टेक्निक अपनाई जाएगी, मतलब सभी राज्यों में एक समान उपकरण है, यानी कि सभी राज्यों के साथ जो है वो एक जैसी टेक्निक से जो है ये रैंकिंग निकाली जाएगी कि किसने अच्छा काम किया है, ठीक है, कौन जो है गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से रैंक दी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों क्यों शुरू किया गया है सूचकांक को, मतलब कि सुशासन गुड गवर्नेंस रैंकिंग क्यों शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है कि जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बीच में जो शासन यानी कि गवर्नेंस की जो स्थिति है उसकी तुलना करना, ऊपर यही बात हुई थी। फिर इसके बाद की जो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा लेके आना कि क्वांटिटेटिव डेटा किसका अच्छा है। फिर राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, उनके अंदर सुधार क्या किए जा सकते हैं, और उसको ध्यान में रखा जाता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे इसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनके बीच में हम जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और कंपैरेटिव एनालिसिस में जो हो जो डेटा क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव डेटा है जो, उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, इन इन सभी के बीच में जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड सुधार की बात की जाएगी। अगर कुछ कमी नजर आती है हमें स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में, तो वहाँ पे जो है वो सुधार किए जाएंगे, वहाँ पे रिफॉर्म किए जाएंगे, और रिफॉर्म ऐसे होंगे कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड रिफॉर्म हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे जरूरी है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दी जाती है, और साथ में जो है जो जरूरी रणनीति है, जो जरूरी स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसके अंदर बदलाव करके उसको अच्छे तरीके से लागू करने की भी बात होगी यहाँ पे। एक और भारत ने काम किया है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर के ऊपर जो डिबेट है, ये सिटीजन चार्टर जो है ये 1997 से शुरू होती है कहानी, ठीक है, और इसके ऊपर कई बार बिल पेश हो चुका है भारतीय सब लोकसभा के अंदर, ये पास नहीं हो पाया है, ठीक है। सिटीजन चार्टर जो है वो एकाध स्टेट ने, कई स्टेटों ने लागू भी कर रखा है सिटीजन चार्टर को, ठीक है, और कई स्टेटों ने लागू नहीं भी किया है। इसके बाद जैसे लोकपाल की जो सिफारिशें हैं वो 1966 से शुरू होती हैं, फर्स्ट एआरसी से शुरू हो जाती हैं लोकपाल की सिफारिशें, ठीक है, कि फर्स्ट एआरसी जो है वो इसकी सिफारिश करने के लिए कहती है कि लोकपाल होना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए, सेंटर के अंदर लोकपाल हो और स्टेट के अंदर लोकायुक्त हो, ये होने चाहिए। तो ये 66 से शुरू होती है ये भी कहानी जो है, इसके बाद सारी चीज़ें उभर करके आती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2013 में एक कंप्लीट कानून बनता है। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, इसको आगे पूरा ही पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ये बता रहे कि सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं अभी तक, ठीक है। यही चीज़ें आगे सारी पढ़नी है, बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है। सिटीजन चार्टर भी पढ़ना, आरटीआई भी पढ़ना है, लोकपाल और लोकायुक्त भी पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो ये 1966 से शुरू होता है फर्स्ट एआरसी से, कि इंडिया का जो फर्स्ट एआरसी बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बनता है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो इसकी सिफारिश करता है 1966 में, ठीक है। और 1968 में भी इसकी सिफारिश होती है, 1971 में पहली बार ये लागू भी किया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। फिर 1973 में लागू किया जाता है, फिर 84 में लागू किया जाता है। मतलब कि अलग अलग स्टेट ने जो है वो लोकायुक्त तो नियुक्त किए। अन्ना हजारे का मूवमेंट किस लिए हुआ था? वो हुआ था लोकपाल बनवाने के लिए, और 2013 में जो है लोकपाल बना भी दिया गया था। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे, ठीक है, उनको लोकपाल बनाया गया, और आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आएगी जिससे करप्शन के बारे में कोई बात हुई हो, ठीक है। तो ये बात हुआ। और एक हुआ है आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम जनवरी 2018। इसमें क्या है कि जो मतलब कि जो कम विकसित क्षेत्र हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग एरिया हैं, डेवलपिंग एरिया जिनका अभी तक अंडर डेवलपिंग एरिया कह सकते हैं आप उसको, अंडर डेवलप्ड एरिया जो है, वहाँ पे लोगों का जो जीवन है उसको जो है समयबद्ध तरीके से चलाने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि ये ऐसे कार्यक्रम, ये ऐसा था कि जिले के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, हर जिले के अंदर कोशिश थी कि जनवरी 2018 में शुरू हुआ था आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम जनवरी 2018। इसमें ये कोशिश थी कि लोगों को जो वो समय के ऊपर काम करने के लिए फोर्स किया जाए, ठीक है, यानी कि जो समय है, मान लीजिए कि स्कूल का समय 9 बजे है तो लोग 9 बजे जाएं, और जो उसका टाइम है मान लीजिए 5 बजे तो 5 बजे वापस आए। इसी तरीके से ये तो है सरकारी टाइमिंग, मान लीजिए कि सरकार के काम ऐसे होते हैं, इसीलिए ये चीज़ की गई कि व्यक्ति भी जो हैं, हर कोई जो है वो अपने काम को इस तरीके से करे, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हेल्थ में, उनके पोषण में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है, और मतलब कि फाइनेंशियल इनोवेशंस में,
ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में, इसमें ध्यान देने की बात थी। इसमें ज़्यादा जो फोकस था वो इन चीज़ों के ऊपर था, ठीक है, इनके अंदर जो है वो बात की गई। तो इसके अंदर जो है कुल मिलाकर के 115 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 115 अति पिछड़े डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अति पिछड़े होता है कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनके अंदर कि ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे लागू की जाए, ठीक है। इसके बाद जो इसके अलावा कुछ और भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि यही काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं, वो धीरे धीरे हमारे सामने आते रहेंगे। क्या क्या काम हुए हैं उनके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। इसके बाद जो है वो आता है कि गुड गवर्नेंस के लिए चैलेंजेस क्या हैं, गुड गवर्नेंस के लिए कौन सी चुनौतियां हैं जो इसको रोक रही हैं, कि एक गुड गवर्नेंस जो है यानी कि शासन को, प्रशासन को काम करते हुए आसानी हो, पब्लिक को वेलफेयर मिले और पब्लिक के लिए सुविधाएं आसानी से अवेलेबल हो सकें, उसके अंदर कुछ रुकावटें हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। वो क्या हो सकते हैं वो देखिए। वो हो सकते हैं, पहला तो ये है कि जो हमारा पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी कि राजनीति का अपराधीकरण जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि राजनीति के अंदर क्रिमिनल आते हैं, अब क्रिमिनल आएंगे तो वो काम को सही से तो करने नहीं देंगे, वो रोकेंगे हमें। तो गुड गवर्नेंस के अंदर जो है ये रुकावट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में अपराधियों की एंट्री होना, ठीक है। दूसरा है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब कि हमारी जो राजनीति है या हमारा जो प्रशासन है वहाँ पे करप्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। हमें भी जो है 2011 के बाद में हमारे सामने जो है एक ऑप्शन रखा गया था कि अब जो है लोकायुक्त और लोकपाल नियुक्त कर दिए गए हैं, और मूवमेंट भी बहुत बड़ा हुआ था कि अब करप्शन कम होगा। कई लोगों ने बोला भी था कि लोकायुक्त या लोकपाल की को स्टेब्लिश करने के बाद में जो है हम करप्शन कम कर देंगे, सब पकड़े जाएंगे। अभी तक जो है, आप पिछले दिनों एक चीज़ रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, आप सभी पढ़िए। अडानी के पीछे पड़ गए हैं। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति जो एक रैंक पे आ गया था एकदम से, दुनिया के अंदर 22वें नंबर पे चला गया है एकदम से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में। क्यों? इतने सारे फ्रॉड किए गए थे, इतने सारे फ्रॉड किए गए थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है कि इतने फ्रॉड हुए हैं इनके द्वारा, इतने डुप्लीकेट कंपनियां बना करके इतने शेयर बनाए गए हैं ऑनलाइन डिजिटल, और उससे क्या है कि दुनिया भर का पैसा डूबने की नौबत आ सकती है इंडिया के अंदर। इंडिया के बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, अडानी समूह के अंदर जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ पे बहुत बड़ी नौबत आ सकती है। अब इस तरीके से बार बार नीचे शेयर गिर रहे हैं, डेली शेयर गिर रही हैं अब, ठीक है, इससे पैसा कम हो रहा है, ठीक है। तो करप्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वहां पे करप्शन है, वो करप्शन किस लिए हुआ, वो पॉलिटिक्स से ही तो करप्शन होगा कि कोई फ्रॉड कंपनियां बना रहा है, किसी ने 20-25 कंपनियां बना रखी हैं और उसके सारे ओनर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं एक व्यक्ति के परिवार के हैं, अडानी के परिवार के लोग जो उस कंपनियों के मालिक हैं, और उन कंपनियों में कोई एक कर्मचारी तक नहीं है लेकिन कंपनियां बना दी गई हैं, ठीक है। इतनी सारी, मतलब कि ये हो कैसे रहा है, ये करप्शन के माध्यम से होता है। ऐसे ही हम कहीं पर भी जाएंगे, चाहे हमें कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट बनवाना हो, ऐसे ही जो लोग कहते थे कि 2014 के बाद सरकार बदली है, करप्शन कम हो गया है, करप्शन कम हो गया। एक ही बात पूछना चाहूँगा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पहले पैसे से काम होता था और अब नहीं होता है? एक भी जगह कोई बात मिल जाए, पैसे ज़्यादा देने पड़ गए होंगे बल्कि, ठीक है, ये चीज़ और हो गई। दूसरी चीज़ इससे आगे है कि न्याय में देरी, यानी कि जब किसी के साथ इनजस्टिस हुआ हो, हमारी कोर्ट इतनी स्लो चलती है कि न्याय देने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि केस चलता रहता है, जिसके लिए केस चला हुआ था उस केस के लिए व्यक्ति अंदर है, जेल में है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन उस केस की जो सजा है वो पूरी हो जाती है, और लेकिन केस का फैसला नहीं आता है, इतनी देरी हो जाती है। तो ये जो हमें जो जस्टिस मिलने में देरी होती है वो भी जो है इसमें रुकावट है गुड गवर्नेंस में। फिर है हिंसा के मामलों में वृद्धि, यानी कि वॉयलेंस के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। हम देखते हैं ना कि दिल्ली में 2 बार हिंसा हो चुकी है, ठीक है, बहुत बार जो है देश के अंदर जो दंगे हो चुके हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ रही है, ठीक है, क्राइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें जो वो भी देरी करती हैं। फिर कानून के शासन का अनादर, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको मानने से मना करना, उसका अनादर करने का मतलब है कि उसकी रिस्पेक्ट ना करना, यानी कि कानून के शासन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है।
अगर कानून के शासन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो हम गवर्नेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर है जैसे सोशल, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़े समुदायों का हाशिए पर होना, यानी कि जो समाज के अंदर सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनली तौर पे बैकवर्ड हैं, कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं वो इतने हाशिए पर हैं कि उनसे ऊपर नहीं उठा जा रहा है। ठीक है, वो इतने पीछे छूट गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि सरकार कैसे काम करती है। हाँ, नहीं नहीं, हाशिए ऊंचाई नहीं होता, बॉटम पे, बॉटम पे बैठना है, मतलब कि ये तो होता है ऊपर टॉप पे, और एक होता है बॉटम पे नीचे की तरफ। क्या? नहीं नहीं, वो पता नहीं, वहाँ पे हाशिए का मतलब होता है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, मतलब पिछड़े समुदायों का नाजुक स्थिति होना। नाजुक स्थिति का मतलब समझते हैं ना कि बहुत दयनीय स्थिति होना। आप इसको मान लीजिए कि बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है। हाँ, कमज़ोर मान लो, कमजोर पिछड़े समुदाय जो हो कमज़ोर स्थिति में हैं। और कमज़ोर स्थिति में होने के कारण क्या है कि वो मान लीजिए कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं, तो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नेंस कैसे मिलेगी उनको। ठीक है, वो शहर तक पहुँच उनकी मुश्किल है, शहर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, गवर्नेंस कैसे मिलेगी उनको। ठीक है, उनके पास जो हो फाइनेंशियली कंडीशन बहुत कमज़ोर है, गवर्नेंस कैसे मिलेगी उनको। समाज में भेदभाव है उनके साथ में, गवर्नेंस तक पहुँच कैसे मिलेगी जब वो इंस्टीट्यूशन में नहीं है। शैक्षणिक तौर पे यानी कि एजुकेशन में उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद में जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे वो लोग। ठीक है, इकोनॉमिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। तो इसीलिए जो हो उनका पीछे होना भी जो हो गुड गवर्नेंस के लिए दिक्कत है। गुड गवर्नेंस तब तक नहीं होगी जब तक हम इन जो ये पिछड़े समुदाय हैं इनको आगे नहीं उठाएंगे, ये उठाने पड़ेंगे। फिर है जैसे प्रशासन और शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना ऊपर, कि कल जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो अल्पसंख्यक हैं और जो माइनर यानी कि माइनॉरिटीज हैं जो, और जो गरीब लोग हैं, उनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे वो चीज़ है भारत के अंदर की, वो चीज़ें हमें रोक रही हैं। तो प्रशासन और शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि प्रशासन यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, और जो सत्ता है हमारी, उसमें क्या है कि पावर जो हो वो कुछ लोगों के पास ही रहती है। मतलब केंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो पावर है, पावर जो है वो कुछ लोग ही यूज कर रहे हैं प्रशासन में। केंद्रीकरण का मतलब कि सेंट्रलाइज्ड है, पावर सेंट्रलाइज्ड है इस तरीके से कि ये सेंटर है, यहाँ पे पावर है, इनके पास पावर ही नहीं है किसी के पास नीचे। ग्राम पंचायतों के पास पावर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के पास पावर नहीं है, सेंटर में है सारी पावर। जैसे कि आप लोग खास एग्जाम्पल देखेंगे कि मंत्रिमंडल जब बनता है, मंत्रियों को हटाने का जो काम है मोदी जी स्वयं करते हैं। सारा का सारा फोकस मोदी जी पे रहता है, इसका मतलब मोदी जी के अंदर पावर है सारी की सारी। यानी कि मंत्री जो, मंत्री के पास पावर होनी चाहिए ना, पब्लिक के पास पावर होनी चाहिए। पंचायतें जो बनी हो उनके पास पावर होनी चाहिए, उनके पास स्पेशल जो है बजट होना चाहिए उनका अपना, उनको निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। कोर्ट कचहरियाँ, कोर्ट के पास पावर है जस्टिस करने की। पंचायत कोई जस्टिस कर देगी उसको माना नहीं जाएगा, उसको कहा जाएगा तुम कौन होते, तुम न्यायाधीश हो। मतलब कि न्यायालय पंचायतें होनी चाहिए, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो बताएं योजना क्या बननी चाहिए गांव के लिए। ये भी दिक्कत है कि हम पावर जो है वो सेंटर्ड है, किसी एक के पास सेंटर्ड है। ठीक है, सेंटर में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में पावर सेंटर होती है, सेंटर में पावर है, उसको डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए एक गुड गवर्नेंस के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, देखो, हो सकता है आपको यहाँ से एक भी चीज़ देखने को ना मिला पेपर के अंदर, लेकिन जो चीज़ें बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो समझ अगर आप डेवलप कर लेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहीं से उठा के पेपर में आएगा, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, और जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति हैं उनका क्या रोल है गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में उनका क्या रोल है। पहले तो एक चीज समझिए, सिविल सोसाइटी होती क्या है। ठीक है, सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज जिसे हम कह रहे हैं वो क्या होती है। इसे कहते हैं कि समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सिविल सोसाइटी को। ठीक है,
एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर। तो यानी कि काम करने वाले दो भाग तो हैं, एक लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाता है, इम्प्लीमेंट करने वाला कौन होता है, एग्जीक्यूटिव। अब उसके पास आउटपुट जो पहुंचाएगा, इनपुट जो लेके जाएगा गवर्नमेंट के पास, वो कौन लेके जाएगा, ये सिविल सोसाइटी लेके जाएगी। इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं हम, तीसरा क्षेत्र, यानी कि सिविल सोसाइटी जो है गवर्नेंस का वो तीसरा क्षेत्र है, तीसरा एरिया है, थर्ड फील्ड है, जो जनता के साझा हितों यानी कि जो कॉमन इंटरेस्ट की बात करेगा, जो उनके वैल्यूज़ की बात करेगा, उनके प्रयोजनों की बात करेगा, उनके बिहेवियर का मतलब कि प्रतिनिधित्व करेगा, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा उनके को। यानी कि सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे संगठन होंगे यहाँ पे, एनजीओ काम करती होंगी। हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, मैं या आप या कोई और, वो अपनी बात कहने में या पहुंचाने में हिचकता होगा, लेकिन जो संगठन होते हैं वो हमारी बात को आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है यह सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और वाणिज्य, वाणिज्य होता है कमर्शियल एक्टिविटी जो है, ठीक है, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी से और सरकारी से अलग है ये, ठीक है, कमर्शियल और गवर्नमेंट जो है उनसे अलग रहेगा, ठीक है, उनसे अलग करेंगे हम सिविल सोसाइटी को। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, मतलब कि इन द अदर वर्ड्स, आम लोगों को परिवार और निजी क्षेत्र की इच्छा शक्ति और हितों को प्रकट करते हैं। यानी कि सिविल सोसाइटी जो है वो आम लोगों की, या जो और फैमिली है सोसाइटी के अंदर, या जो प्राइवेट एरिया है, उनकी जो डिमांड है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनको आगे लाने का काम सिविल सोसाइटी करती है, ठीक है। आगे देखिए इसी को, इसके अंदर आप किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, जैसे विकासशील गैर सरकारी संगठन यानी कि डेवलपिंग एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सामुदायिक समूह, कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट आधारित संगठन, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड संगठन, यहाँ पे ना ये विश्वास लिखा हुआ है, इसको इंटरेस्ट कर लेना, इंटरेस्ट बेस्ड संगठन। इंटरेस्ट बेस्ड संगठन का मतलब है कि अपने हितों से संबंधित, जैसे स्टूडेंट ग्रुप हो गया, पीजेंट ग्रुप हो गए, लेबर ग्रुप हो गई, वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे पेशेवर श्रमिक संघ, ये यहाँ पे आ भी गया, पेशेवर श्रमिक संघ प्रोफेशनल जो वर्किंग क्लास है, प्रोफेशनल वर्किंग ग्रुप, उनकी बात हो रही है। फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो सोशल मूवमेंट जो है वो इसके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका आपस में गठबंधन और पक्ष समर्थक समूह हो सकते हैं, यानी कि कुछ लोग जो अलायंस करके काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो शामिल लोग हैं, जिनकी सिविल सोसाइटी में हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो है महिलाओं के संगठन हो सकते हैं, मजदूरों के संगठन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के संगठन हो सकते हैं, किसानों के संगठन हो सकते हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग ग्रुप्स हैं या कोई एनजीओ हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर मूवमेंट करने वाले कुछ अलग लोग, वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये काम क्या करते हैं, होता क्या है कि सोसाइटी में कई बार, देखिए फिर से आ गया, हाशिए पर छूटे लोगों को, यानी कि जो लोग पीछे छूट गए हैं, ठीक है, जो लोग जो हैं डेवलप नहीं हो पाए हैं, हाशिए पर छूटे लोगों को अक्सर क्या होता है कि जन सुनवाई नहीं हो पाती है। यानी कि कोई गरीब आदमी है, कोई कमज़ोर आदमी है, ठीक है, उस कमज़ोर आदमी की क्या होता है कई बार कि कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो पाती। तो ऐसे लोगों को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे वो लोगों की आवाज़ बनने के लिए जो वो जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी जो है वो उनके लिए खड़ी होती है, ठीक है, उसको आगे आना होता है, उसको शामिल होना पड़ता है इस चीज़ में, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी जो है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी सेवाओं के प्रावधान, नीतिगत निर्णय और समुदाय की जो भागीदारी बढ़ाने का कार्य है उसको करते हैं। यानी कि जो सिविल सोसाइटी की सर्विसेज हैं, सिविल सोसाइटी को किन चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए काम करेंगे। यानी कि और नीतिगत निर्णय की का मतलब ये है कि जो डिसीजन लेने हैं, जिन डिसीजन को लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग है, उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये आकर के जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने का काम जो है ये संगठन करते हैं, ठीक है। ये जो सिविल सोसाइटी है ये काम करते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करने में, ये मतलब कि कोई भी पॉलिसी बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं,
उनके द्वारा जो गुड गवर्नेंस को लागू किया जाए उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि ये कैसे काम करवाएंगे उनसे। ठीक है, इसके बाद है कि लोगों के अंदर बेहतर जागरूकता और अधिक नागरिक जो सिटीजन है उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने का काम भी जो इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो और एक विकल्प यानी कि किसी को मान लीजिए ज़रूरत है कि किसके अंदर से क्या चुनना है, ऑप्शन क्या चुनने हैं, तो पब्लिक के सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन को भी बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं सिविल सोसाइटी। ठीक है, पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए ये अप्रोच करते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार जो है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, ज़्यादा जवाबदेह होगी। अगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो वो प्रशासन जो हो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है क्या पता कब कोई उठ के आ जाए और आके कहे कि ये क्या कर रहे हो, हर रोज आके खड़े हो जाएंगे। इससे क्या कि अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, ये संगठन जो है सिविल सोसाइटी जो है वो ये काम करती है। ठीक है, आप सोसाइटी में कभी भी देखते हैं ना, बहुत सारे संगठन कोई विरोध करता दिखाई दे तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, यही सिविल सोसाइटी होती है, वही काम करते हैं। ठीक है, कभी आपको लगे कि ये गलत हो सकते हैं, हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है सिविल सोसाइटी का होना हमारे लिए। ठीक है, तो वो गवर्नेंस को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी का जो रोल है उसके ऊपर जो बात की है, कुछ विद्वान रहे हैं प्राचीन समय से, मतलब कि एंशियंट टाइम से ही लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की है। इसमें कुछ लोग आते हैं जैसे उदारवादी सिद्धांतकारी यानी कि लिबरल थ्योरिस्ट जो हैं, उनमें जैसे हीगल हैं, लिबरल थ्योरिस्ट में जैसे हीगल हैं। मार्क्सिज्म, हालांकि लिबरल नहीं है, मार्क्सिज्म ने जो है वो इसके अंदर रोल अदा किया। मार्क्स ने सिविल सोसाइटी की बात की कि उसका क्या रोल होता है। ठीक है, एलेक्सिस फर्तीर है, एलेक्सिस फर्तीर जो हैं उसने इसके अंदर काफ़ी बड़ा मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है इसके बारे में बोला है। आप लोगों को एक नाम और बताता हूँ, एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने भी सिविल सोसाइटी के बारे में बोला है, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बोला है। सिविल सोसाइटी को समझना है ना तो सबसे बेहतर तरीके से समझाता है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी जो हमने पढ़ाया था वही सिविल सोसाइटी है, जो उसने सिविल सोसाइटी बताई है एंटोनियो ग्राम्सी ने, वही एक ओरिजिनल सिविल सोसाइटी है। हमने उसका घेरों का सिद्धांत बताया ना, 2 घेरों का सिद्धांत। ठीक है, उस 2 घेरों के सिद्धांत में आप देखना कि वो क्या कहता है, कहाँ पे सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है ये बात करते हैं, ये कुछ थिंकर है। 20th सेंचुरी में जो है वो रॉयल एंड मिडजी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके सिविल सोसाइटी का जो रोल है उसके बारे में बात करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में, निर्णय निर्माण में उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट वी पुटनम की भी जो है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जो ये हैं ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो वो लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जरूरी हैं, क्योंकि ये आपसी विश्वास में, सहयोग में, सोशल कैपिटल में, यानी कि और जो वैल्यूज हैं सोसाइटी की उनको बनाने में मदद करते हैं। यानी कि आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे रहने पे क्या है कि लोगों के बीच में आपस में ट्रस्ट क्रिएट करना, उसको कायम करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिनको हम सिविल सोसाइटी कह रहे हैं, ये उनके बीच में जो है हेल्प का, सहयोग का काम करते हैं। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की और समाज के, कम्युनिटी की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, और जो सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको बनाने में, क्रिएट करने में मदद करते हैं ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बात कहते हैं रॉबर्ट वी पुटनम। ठीक है, रॉबर्ट वी पुटनम। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर जो है सोसाइटी जो है उसकी हेल्प करने में भी मदद करती है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ग्रो करने में मदद करती है। फिर इसके बाद है जो चटर्जी हैं, कि पाई चटर्जी जैसे सिद्धांतकार जो थ्योरिस्ट है, उनका मानना है कि सिविल सोसाइटी का जो जनसांख्यिकीय से सिविल सोसाइटी का मतलब कि जो दायरे की बात करता है, यानी कि पब्लिकली जो अगर हम बात करेंगे, यानी कि सिविल सोसाइटी जो है उसकी जो संख्या है, सिविल सोसाइटी में जो लोग शामिल होते हैं उसकी संख्या जो उसका सीमित दायरा होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये चटर्जी बोलते हैं। ठीक है, पाई चटर्जी। ठीक है, भारत में अगर हम योगदान की बात करें कि भारत में इसका क्या योगदान रहा, तो भारत में सिविल सोसाइटी ने क्या अपना रोल क्रिएट किया है, क्या रोल उसका रहा, उसके बारे में बात करें तो ये कहता है कि भारत में जो है भारतीय इंडियन सोसाइटी में जो है सिविल सोसाइटी जो है वो जैसे मीडिया के रूप में, पैरवी आदि की मदद से, पैरवी आदि मतलब कि PIL वगैरह उसकी मदद से, जनहित याचिकाओं, रिट जारी करना,
ठीक है, सोशल मूवमेंट से वो सरकार के निर्णयों को बार बार प्रभावित करती है। यानी कि भारत में सिविल सोसाइटी के अगर हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहा है, तो उसमें ये बात कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये मीडिया के माध्यम से, ठीक है, जनहित याचिकाओं के माध्यम से, PIL के माध्यम से, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स के माध्यम से सरकार के जो डिसीजन है उनको हमेशा इफेक्ट किया है इन्होंने इन तरीकों से। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कौन कौन से तरीकों से प्रभावित किया। जैसे चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन को शुरू किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई थी, इनके ऊपर एक किताब आई है, इनका एक आर्टिकल भी आया था, आखिरी गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आखिरी गांधीवादी। उत्तराखंड में इन्होंने जो है पेड़ काटने के खिलाफ मूवमेंट चलाया था, महिलाओं को इकट्ठा करके इन्होंने मूवमेंट चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, पेड़ काटे जा रहे थे लगातार, तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंटलिस्ट भी बोला जाता है इनको, तो इन्होंने जो है बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद जैसे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे जो हैं, इन दोनों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेघा पाटेकर और बाबा आमटे को, दोनों को जो है एक राइट लेवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, राइट लिवलीहुड, ठीक है, ये 1991 में इनको अवार्ड भी दिया गया। ये देखो, ये जो मूवमेंट बता रही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी। ये किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड से। नर्मदा बचाओ, नर्मदा आंदोलन किससे रिलेटेड? गुजरात से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है ये आपको याद रखने हैं, इनके लीडर कौन कौन है ये भी याद रखने हैं। फिर जैसे RTI का, ठीक है, इसमें अरुणा रॉय का बहुत बड़ा योगदान है, अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान है RTI के अंदर, RTI को लागू करवाने में। तो सूचना का अधिकार जो ये राजस्थान से शुरू होता है, सूचना का अधिकार आंदोलन जो ये 1987 में शुरू हुआ था। 1987 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, और एक्ट बनता हमें कब मिलता है? RTI का एक्ट, RTI का एक्ट हमें मिलता है 2006 में जा करके। ठीक है, तो ये MKSS जो है, मजदूर किसान सभा, इस तरीके से इनका नाम है, ये मजदूर किसान सभा, MKSS जो है। तो मजदूर किसान संगठन जो है ये एक संगठन था जो कि अरुणा रॉय चलाती थी। अरुणा रॉय ने ये आंदोलन शुरू किया था राजस्थान से, ठीक है, 1987 में। फिर इसके बाद जो है बाल तस्करी के खिलाफ एक व्यक्ति हैं, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड भी मिला है, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार। इन्होंने क्या किया था कि इनके द्वारा जो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन, इन्होंने क्या किया था कि बाल तस्करी और जो बाल मजदूरी है उसके खिलाफ, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो होटल वगैरह पे और कहीं चीज़ों पे, भट्टे वगैरह पे जहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको छुड़वाने के लिए कि ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। तो 2014 में जो है इनको इस काम के लिए कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई जो हैं उनको शांति का पुरस्कार दिया, नोबेल शांति पुरस्कार दिया। तो ये भारतीय सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, कहीं बाहर की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंडियन सोसाइटी के अंदर, यानी कि भारत की जो सिविल सोसाइटी है वो। ठीक है, ये तो सिविल सोसाइटी इसी तरीके की होती है। अब देख लीजिए, जिस तरीके के एग्जाम्पल आ रहे हैं वैसे ही सिविल सोसाइटी दुनिया के अंदर है। इसके बाद जैसे LGBT अधिकार 2017 में, ये क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय दंड संहिता थी, यानी कि उसके अंदर एक धारा होती थी, धारा 377, उसको क्या किया गया? इसको अमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब कि इसको गलत बता दिया गया, इसको रद्द घोषित कर दिया गया और इसको हटा दिया गया है। अब हमारी देखिए संविधान के अंदर से नहीं, इंडियन पिनल कोड से हटाया गया, IPC, ठीक है, IPC से जो है वो धारा 377 को हटा दिया गया है। और जो ताज फाउंडेशन है और ऑनडेटे यानी अक्काई पदशाली द्वारा स्थापित ताज फाउंडेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है, ये इन्होंने मिलकर के इसको हटवाया है। इन्होंने मिलकर के जो काफ़ी कोशिश की थी, ताज फाउंडेशन, इनको याद रखना आपको, ताज फाउंडेशन, ऑनडेटे और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ये इन्होंने मिलकर के इसको हटवाया है। ठीक है, मतलब कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इन तीनों ने मिलकर के इसको हटवाया। LGBT अधिकार 2017, ठीक है, इसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 को हटा दिया था। ठीक है, फिर है जैसे कि महिलाएं अपने कार्यस्थल पे काम करती हैं, यानी कि महिलाएं काम करने के लिए जाती है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जगह जगह पे, तो वहाँ पे जब ये काम करती है तो वहाँ पे क्या है, हाँ तानी, मुझे तो यहाँ ताज ही लिखा दिख रहा है, अभी तो हो सकता है, चलो चेक करेंगे इसको, नाज भी हो सकता है, इसको चेक करेंगे।
ठीक है। इसको आप भी एक बार चेक कर लेना। ये नाज भी हो सकता है, नाज फाउंडेशन भी, ठीक है। देख लेंगे, उसको नाज ही मिलना चाहिए फिर, हो सके तो अभी भी चेक कर सकते हैं आप लोग, किसी के पास वो है ना, नाज फाउंडेशन या ताज फाउंडेशन है, ठीक है। आप इसको जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अभी के अभी, ठीक है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ LGBT राइट 2017, ये किसने करवाया था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये, ठीक है। इसके अंदर जो इंक्लूड लोग थे, इसको दिखा नहीं रहे हैं अभी, आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको एक बार फिर से। तो ये है, बल्कि ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो, ये तो ठीक है, आपका बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा जो हैं इसके अंदर जो शामिल हैं, नहीं यहाँ नहीं दिखा रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रखा है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अपने आप चेक करिएगा एक बार, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, LGBT राइट्स इन इंडिया, ये देख लेना आप, LGBT राइट्स इन इंडिया, ये किसने इसके लिए ज़्यादा केस लड़े हैं, ठीक है। इसके अंदर आ जाए यही है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, इसके अंदर जो है इसको लिया गया था, इन्होंने इसके अंदर मेन भूमिका निभाई, इसका केस था ये, ठीक है। इस केस के अंदर ही लिया। नाज फाउंडेशन है ना, हाँ तो इसको नाज फाउंडेशन करना, नाज फाउंडेशन, इसको चेंज कर लेना आप लोग। ये कई बार है ना ट्रांसलेशन में क्या कि हिंदी में बहुत सारी दिक्कतें आ रखी हैं, कई बार आपको कई जगह पे मिलेगा कि शब्द गड़बड़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नाज फाउंडेशन को कर लेना, ऑन डेडे को भी कर लेना। फिर इसके बाद जो है कार्यस्थल पे महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है, यानी कि क्या होता है कि ये विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ये राजस्थान के खिलाफ केस था 2013 का, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसके लिए केस लड़के लाई गई थे, जिसकी महिलाओं को जो है इसी केस से जो है भारत के आर्टिकल नंबर 39 को भी आप नोट कर लेना कि काम की स्थान पे उनको जगह देना और मैटरनिटी लीव देना, बच्चों की संभाल करना, वो सब चीज़ें यहीं से आई थी, इसी केस से, ठीक है। तो यौन उत्पीड़न से जो है उसके खिलाफ केस किया गया था कि वहाँ पे जो है मालिक लोग जो हैं या साहूकार लोग जो हैं जहाँ पे काम करते हैं वो गलत बिहेव करते हैं महिलाओं के साथ में, ठीक है। यौन उत्पीड़न की ये घटनाएं हैं, उसके खिलाफ ये केस था कार्यस्थल पे जहाँ पे महिलाएं काम करने जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है MC मेहता बनाम भारतीय संघ, जैसे एनवायरमेंट और प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम के लिए आंदोलन किया था इन्होंने, MC मेहता बनाम भारतीय संघ, ठीक है। ये एक केस है, ये जो केस है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड, देखो यही केस है ना जो आपको याद करने पड़ेंगे प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम के लिए। और इसके लिए जो क्या इन्होंने क्या किया थी, अदालत ने कई उद्योगों को, कई जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर दिया था इस केस के बाद में, ठीक है। और जो गंगा बेसिन का जो क्षेत्र है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि गंगा बेसिन का जो एरिया था उसके अंदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, वहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा था, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, पोल्यूशन को रोकने के लिए ये जो कई उद्योग है ये इसलिए बंद किए गए थे, ठीक है। और फिर से उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। कि मतलब ये कहा गया था कि अगर इसको आप लोग ये जो कंट्रोल करना है, जो एनवायरनमेंट है उसको पहले तो आप ठीक कीजिए, और जो यहाँ पे जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के बाद जो है आप अपनी इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल की पहली शर्त रखी गई, नहीं तो इनको बंद करके ये कहा कि आप नहीं खोल सकते हैं फिर, ठीक है, इनको रोक दिया गया था। फिर इसके बाद जो है प्रशासनिक लोकतांत्रिक सुधार और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, ये एक चीज़ शुरू हुई थी, प्रशासनिक लोकतांत्रिक सुधार और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये क्या है कि ये एक संगठन है, प्रशासनिक लोकतांत्रिक सुधार, ठीक है। ये दो संगठन है यहाँ पे, एक है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL के नाम से है, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, CL, PUCL के नाम से ये संगठन, ठीक है। ये गैर सरकारी संगठनों ने जो है ये भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारी याचिकाएं दायर की थी, ठीक है। NDR बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडर्सल, ठीक है, प्रशासनिक लोकतांत्रिक सुधार, ठीक है। ये एक संगठन है और एक ये संगठन है, ये दोनों जो है ये संगठन जो है ये वकीलों के संगठन है, ठीक है, वकीलों के संगठन, वकील इनके अंदर रहते हैं।
इन्होंने क्या कि बहुत बार जो है रिट जारी की हैं और रिट रिट लगा करके या फिर पीआईएल लगा करके सुधार करने की कोशिश की है। जैसे कि चुनाव आयोग को उम्मीदवार, यानी कि उम्मीदवार की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, बैकग्राउंड है, ठीक है, उम्मीदवार का जो बैकग्राउंड है उसको जानना है, ठीक है, और उसमें क्या है कि जो अपराधी हो वो शैक्षिक और वित्तीय का यानी कि व्यक्ति को जो है 2003 में ये केस हुआ था चुनाव आयोग का उम्मीदवार पृष्ठभूमि, ठीक है, चुनाव आयोग का उम्मीदवार पृष्ठभूमि नाम से केस आया था। तो यहाँ पे क्या है, एनडीआर नाम के एक संगठन था, एनडीआर ने क्या किया कि ये दिसंबर 1999 में एक पीआईएल लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, और वहां पे ये फैसला आया था कि जो चुनाव के अंदर उम्मीदवार अपनी भागीदारी लेके आएगा उस उम्मीदवार को अपना रिकॉर्ड देना है कि उसके खिलाफ कौन से आपराधिक मामले हैं, ठीक है, उसकी एजुकेशनल डिटेल क्या है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ें लेनी थी यहाँ पे। तो ये जो है ये दे दिया गया था फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और चुनाव आयोग जो है अब इसको कंपलसरी कर चुका है कि सबको देना पड़ेगा, ठीक है, तो सब देते हैं इसको। एनडीआर को आपको यहाँ पे याद रखना है इस चीज़ को। और ये जो केस है 2003 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि जब ये केस आया उस समय पे 2003 में, जब इस केस को, इस फाइल को बना के लागू किया गया 2004-5 में, तब क्या हुआ था, तब जो है लालू प्रसाद यादव और जो अन्य लोग हैं वो लोग भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट से, यूपीए की गवर्नमेंट जो बनी थी पहली बार जब, तो इसके खिलाफ एकजुट हो गए थे बहुत सारे अपराधी किस्म के लोग जो हैं, ठीक है, वो इसको मानने से मना कर रहे थे। लेकिन उस समय पे ये आपको लगता है ना कि उसमें एक चीज थी कि राहुल गांधी जो हैं, और देखो प्रेशर में आकर के क्या हुआ ना, प्रेशर में आकर के लोकसभा के अंदर, प्रेशर में आकर के लोकसभा ने ये कानून बनाने से मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बनाएंगे ये कानून। इसमें था क्या कि अगर मान लीजिए किसी को 2 साल से ज़्यादा की सजा हो गई है किसी भी उम्मीदवार को, उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा और वो आगे आने वाले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा, ठीक है, ये रखा गया था इस केस में। और ये बोल दिया गया साथ में उस समय पे कि जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जो भारत के, वो विदेश में गए हुए थे, और इस केस को लेकर के क्या है कि राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी, एक और चीज आई थी फिर इस केस के खिलाफ में लोकसभा के अंदर, कि इसके खिलाफ में चीज एक अलग से बिल पेश किया गया कि इस कानून को रद्द घोषित करो। वो जो बिल था जो पेश किया गया था उस समय पे राहुल गांधी जो हैं वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बाहर गए हुए थे, विदेश में थे उस समय पे। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो ये बिल पेश किया गया ना ये बकवास है, यानी कि जो बिल अपराधियों को बचाने वाला पेश हुआ था उस समय पे, उनको लग रहा था कि सरकार टूट जाएगी, ठीक है, इसीलिए पेश हुआ था कि इस कानून को हटाओ कि आपराधिक रिकॉर्ड मांग रहे हैं, अपराधी 2 साल की सजा वाला उसको अयोग्य घोषित कर देंगे इस तरीके से, यानी कि उनको बचाने की बात थी उस बिल के अंदर कि अपराधी नहीं मानना चाहिए, अपराधी जो है वो 2 साल है उसको चुनाव लड़ने दिया जाए, ये बिल पेश किया गया था उसके अंदर। राहुल ने वो बिल जो है पब्लिक में फाड़ दिया कि क्या बिल, क्या लेके आए ये लोग। तब ये कंट्रोवर्सी आई थी कि अब बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं मानता था राहुल, प्रधानमंत्री ने बिल पेश किया उसको, हालांकि बिल बिल्कुल गलत था, बिल गलत था, राहुल ठीक था उसमें पे भी, ठीक है, वो बस ये है कि हमारा मीडिया और वो चीज़ें जो वो फैलाने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं आगे, ठीक है, बिल गलत नहीं था, मतलब बिल गलत था, राहुल गलत नहीं था वहाँ पे। तो ये चीज़ थी वहाँ पे, हम सही चीज़ को तो कह ही सकते कि हाँ ये ठीक चीज़ थी कि वो इस चीज़ का विरोध करके अपराधियों को संसद में नहीं आने देना है, उसका विरोध राहुल कर रहा है, तो हम कह सकते कि सही बात है, ठीक है, वो गलत नहीं है। इसके बाद जो है एक और जो है नोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता 2013 के अंदर कि नोटा होना चाहिए। तो पीयूसीएल नाम का जो संगठन है, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, और एनडीआर, ठीक है, ये जो एनडीआर ये ऊपर ही है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडर्सल, इन दोनों ने मिलकर जो है 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम मशीन में नोटा बटन डालने के लिए कहा था, ठीक है, इन्होंने केस किया था, ये 2013 का केस है, ठीक है। 2014 का जो चुनाव है उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पे जो है लोगों को नन ऑफ द अबोव भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है, कि हम किसी को भी नहीं चुनना चाहते, तो नोटा का अधिकार मिला था लोगों को 2014 में। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा यूज हुआ था, यह आपको याद रखनी है आपको। फिर है कि सजा याफ्ता सांसद, यानी कि जिनको सजा हो चुकी है सांसदों को, 2013 में एक बिल आता है
लिली थॉमस और लोक प्रहरी एनजीओ द्वारा, एक लिली थॉमस एनजीओ है, लिली थॉमस केस को याद करना है। लोक प्रहरी एनजीओ जो है वो इन्होंने याचिका दायर की थी, जहां यहाँ पे साथ में एनडीआर भी था। एनडीआर मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, एनडीआर को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एनडीआर ने भी इसके अंदर इंटरवीन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी मौजूदा सांसद, यानी कि जो सांसद है अभी, उस सांसद है या विधायक है, उसको अगर दोषी मान लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर कोर्ट में उसको दोषी मान लिया गया, किसी सांसद को या विधायक को, ठीक है, दोषी मान लिया जाता है, न केवल आरोप लगाया जाता है, ठीक है, उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए और सीट को खाली घोषित कर दिया जाए, ये कहा गया था। ये कहते हैं कि दोषी माना जाना चाहिए, न केवल आरोप लगाया जाता है, ठीक है। मतलब कि आरोपी को नहीं, कि सिर्फ आरोप लगा उसके ऊपर नहीं, वो दोषी ठहराना है। अगर कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया सांसद, विधायक, ठीक है, अगर उसको किसी ने दोषी ठहरा दिया, आरोपी बता दिया सांसद ने, तो उसकी जो सीट है उसको अयोग्य घोषित किया जाए, ठीक है, यानी कि उसकी सीट को खाली कर देना है, अगर किसी के ऊपर ये बात आती है तो, ठीक है। फिर वहां पे उपचुनाव होगा, ठीक है। उसके बाद ये फैसला आया था, यानी कि जिनको सजा मिल गई है, सजा याफ्ता सांसद 2013, ये था केस, ठीक है। इसके अंदर जो है लिली थॉमस को याद रखना, लिली थॉमस केस कहते हैं इसको, 2013 वाला। इसके बाद आता है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो है उसकी शुरुआत होती है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये भी इसी का केस है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम, ये वकीलों का संगठन है, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, यानी कि भारत संघ के खिलाफ है ये केस 2013 का, ठीक है। यहाँ पर वीवीपैट की शुरुआत के लिए इन्होंने शुरुआत की थी कि वीवीपैट होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कल होगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चल गया, काफ़ी सारी बातें हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए जो है तैयार रहिएगा।